अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम अपने चैनल इरम की डायरी से। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ अपने चैनल की पहली वीडियो के साथ। मैंने अपने चैनल को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और जिन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है उनमें एक सेगमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊंगी। तो ये जो मेरी पहली वीडियो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग के बारे में है। तो व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग है उसकी सबको ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, जो वर्कर्स हैं उनको ज़रूरत है, हाउस वाइफ्स को ज़रूरत है। मीन के बहुत जगह पर हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वीडियो है उन सब लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, और मैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आसान कर दूँगी इंशाल्लाह। तो हम अपना लेसन जो है फ़र्स्ट वो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई लैंग्वेज अच्छी तरह ग्रिप कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें चाहिए कि हम उसकी ग्रामर को समझें। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जो मेरे बच्चे ग्रामर का रिटन एक्सप्रेशन भी देना चाहते हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो ग्रामर की याद करते हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल होती हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि कोई भी उनको याद नहीं रहती। तो आज मैंने जो है ढूंढ कर बहुत बेहतरीन 4 ऐसी डेफिनेशंस निकाली हैं जो कि हर वक्त आपके माइंड में रहेंगी, और आप हमेशा वो डेफिनेशन कहीं पर भी लिखने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नोट्स को देखें तो फिर आप उसको रिवाइज़ करें और वो आपको याद आए, बल्कि ये आप इन डेफिनेशंस को अगर याद कर लेते हैं तो आप हर वक्त कहीं पर भी इसको डिफ़ाइन करने के लिए रेडी रहेंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि ये जो डेफिनेशंस हैं इनसे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप समझ जाएंगे कि असल में ग्रामर क्या है। तो किसी भी लैंग्वेज का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ग्रामर होती है, और ग्रामर जो होती है वो एक एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चले आए, मैं आपको ग्रामर की 4 सबसे बेहतरीन डेफिनेशंस बताती हूँ। नंबर 1, करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। जहाँ पर भी हम अपनी लैंग्वेज को करेक्टली यूज़ करेंगे वो ग्रामर कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन है जी सेट ऑफ रूल्स। दूसरी डेफिनेशन है सेट ऑफ रूल्स। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, और वो जो रूल्स हैं वो ग्रामर कहलाते हैं। तो जो रूल्स का एक सेट है पूरे का पूरा, जिसमें हमने रूल्स को तरतीब दिया हुआ है, वो ग्रामर कहलाता है। उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है अ डिवाइस टू कंस्ट्रक्ट अ लैंग्वेज। अ डिवाइस टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम जो है किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो ग्रामर कहलाती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की बेस बनाने के लिए, घर की बेस बनाने के लिए हमें जो है बहुत सारी मशीनें चाहिए होती हैं। तो इसी तरह जो लैंग्वेज है उसको बनाने के लिए भी जो है हमें एक मशीन की ज़रूरत है, और उस मशीन को हम कहते हैं ग्रामर। उसके बाद जो सबसे आखिरी वाली डेफिनेशन है ग्रामर की, फोर्थ, वो है फॉर्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड ग्रामर। इट्स मीन दैट कि हमें ग्रामर को क्रिएट करने के लिए या हमें कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए पहले हम जो है क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और फिर इन वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई रूल चाहिए होते हैं, सेट ऑफ रूल चाहिए होते हैं। वो रूल जो कि बोलने वाले को भी पता हो, सुनने वाले को भी पता हो, वो रूल्स जो लिखने वाले को भी पता हो और जो पढ़ने वाले को भी पता हो। तो वो जो रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाते हैं, और जो ये रूल्स हैं वो कहलाते हैं ग्रामर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रामर की समझ आ गई होगी कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, ये ग्रामर क्या है। ग्रामर किसी कायदे को कहते हैं, किसी कानून को कहते हैं, जिस कानून के तहत जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है और सुनी जाती है। इस तरह ग्रामर जो है वो एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके अलावा हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं।
اب گرامر کو سمجھنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اب گرامر کو ہم کیسے سمجھیں، کتنے حصوں میں سمجھیں، کون کون سے اس کے رولز ہیں. تو گرامر کے جو رولز ہیں ان کو ہم نے نام دیا ہوا ہے پارٹس آف اسپیچ کا. اب پارٹس آف اسپیچ سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ہماری اسپیچ ہے اس کے بہت سارے پارٹس ہیں، اور ان کے جو پارٹس ہیں وہ آپس میں جڑ کر ایک اسپیچ کو بناتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیا جو ہے وہ ہم اپنی زبان کے ذریعے بول کر سننے والے کو بتاتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ کا جو آئیڈیا ہے وہ اپنی زبان سے میسج بنا کر سننے والے کو بتاتے ہیں. تو یہ ہماری اسپیچ ہوتی ہے. اب بولنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قانونوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا، کیا ترتیب ہوگی، اور وہ سارے قانون جو ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ کہلاتے ہیں. پارٹ آف اسپیچ جو ہے یہ اسپیچ کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں. انگلش لینگویج میں جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 9 ہوتے ہیں. تو وہ کون کون سے ہیں، ان کے نام اب میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گی. آپ نے ان کو ترتیب سے یاد کرنا ہے، اور اگر آپ پارٹس آف اسپیچ کو یاد کر لیتے ہیں تو گرامر کو گرپ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو پارٹس آف اسپیچ کی ترتیب یہ ہے: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کنجنکشن، انٹرجیکشن اینڈ آرٹیکل. یہ 9 جو ہیں یہ پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے 1 بائی 1 ایک ایک پارٹ آف اسپیچ جو ہے اس کو بتاؤں گی، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، اس میں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.